हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विजन की 22 अक्टूबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो गाइस देखो, मैं मंथली मैगजीन्स आपको साइमल्टेनियसली करवा रही हूँ। थोड़ा सा इरेगुलर है बट इट डजंट मीन कि वो रेगुलर नहीं होगी। नेक्स्ट वीक से क्या बिल्कुल रेगुलर आएगी, आप टेंशन ना लीजिए। ये मंथ थोड़ा सा मेरा हेक्टिक था क्योंकि आपको ही पता है एग्जाम था प्रिलिमिनरी। ठीक है, तो गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बने रहिए, हम काम करेंगे, करते रहेंगे। ठीक है, तो पहली न्यूज़ क्या है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट रिलीज। तो भाई क्या स्टेट है हमारी एयर की, मतलब कितना एयर पोल्यूशन है, तो इसको रिलीज करिए। इस रिपोर्ट को किसने रिलीज करा है? इट इज रिलीज बाय यूएस बेस्ड हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट, साथ में इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक इवेल्युएशन के ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज ने इसको रिलीज किया। ये क्या करता है, 3 टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन को क्या करता है, एनालाइज करता है। ठीक है, 3 टाइप। एक तो सबसे पहला जो हमारा आउटडोर पोल्यूशन है, जो कि फाइन पार्टिकल पोल्यूशन होता है, दैट इज द पार्टिकुलेट मैटर 2.5। इसके अलावा ये क्या करता है, जो हमारी ओजोन ट्रोपोस्फेयर में है उसको एनालाइज करता है। देखो आपको ही पता है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो हमारी ओजोन होती है उसको हम गुड ओजोन बोलते हैं, जो ट्रोपोस्फेयर में होती है वो हमारी बैड ओजोन है। इसके अलावा जो हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन है उसको भी ये एनालाइज करता है, जो कुकिंग की वजह से या फिर डिफरेंट अदर एरियाज में जिस वजह से भी होता है उसको ये कहता है, एनालाइज करता है। फाइंडिंग्स क्या है, देखो 2019 में ये देखने को मिला है, PM 2.5 कंसेंट्रेशन की वजह से 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसने एक्सपीरियंस किया है। WHO की प्रिस्क्राइब लिमिट कितनी है कि एयर क्वालिटी में, मतलब एयर में जो 2.5 की जो प्रिस्क्राइब लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन ने क्या किया है, इसके एक्सीडेड जो लिमिट है उसको फेस किया है। इंडिया फेस हाईएस्ट पर कैपिटा पोल्यूशन एक्सपोजर। इंडिया क्या करता है, सबसे ज़्यादा एक्सपोज करता है पोल्यूशन को, दैट इज द 83.2 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर इन द वर्ल्ड। इसके अलावा क्या है, इंडिया में रिकॉर्ड है हाईएस्ट एनुअल एवरेज ऑफ PM 2.5 कंसेंट्रेशन एक्सपोजर इन द वर्ल्ड लास्ट ईयर क्या है, इंडिया में रिकॉर्ड किया था कि सबसे ज़्यादा PM 2.5 कंसेंट्रेशन जो एवरेज एनुअली, मतलब कि कितने दिन, 365 दिन में से सबसे ज़्यादा दिन ये सबसे ज़्यादा किया PM 2.5 को एक्सपीरियंस करता है। इंडिया इज द थर्ड अमंग द कंट्री जो ओजोन एक्सपोजर को हाईएस्ट क्या करता है, फेस करता है, एक्सपीरियंस करता है 2019 में। तो गाइस ये तो आपको पता है, जो ओजोन है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है, ओजोन क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो ये हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है। ये डायरेक्टली एयर में रिलीज नहीं होता, अगर जो डायरेक्टली एयर में रिलीज होता है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है। बाकी जो अगर एयर एटमोसफेयर में जाके कॉम्प्लेक्स केमिकल इंटरेक्शन से बनता है, जैसे ओजोन किससे बनता है, it formed by the complex chemical interaction of the nitrogen oxides and the volatile organic compounds in the presence of sunlight। ठीक है, 2019 में देखा गया है हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन की वजह से 54 जो मिलियन पीपल हैं वो कम एक्सपोज हुए हैं। मतलब कि 2018 में हाउस होल्ड पोल्यूशन से जो लोग एक्सपोज थे उसके कंपैरेटिवली 2019 में 54 मिलियन पीपल क्या है, कम एक्सपोज हुए हैं। एयर पोल्यूशन की वजह से इंडिया में देखा गया 2019 में नियर अबाउट 16.7 लाख लोगों की क्या डेथ हुई है। इसके अंदर जो 1 लाख लोग तो ऐसे हैं जो 1 मंथ से कम की, मतलब की उम्र में ही मर गए हैं। ठीक है, मतलब छोटे छोटे बच्चे, उनकी भी इन्फेंट डेथ हुई है। ठीक है, आप देख सकते हो एयर पोल्यूशन की वजह से एनुअली कितनी डेथ होती है, अल्कोहल की वजह से कितने होते हैं, माल न्यूट्रिशन की वजह से होती है, किडनी डाइसफंक्शन की वजह से कितने, तो ये अलग अलग आपको बताया हुआ। ठीक है, टोबैको के यूज की वजह से देखो कितनी डेथ्स होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं कि UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स एक्सप्रेसेस कंसर्न ऑन FCRA लॉ। तो गाइज अभी क्या है, देखो आपको पता है इंडिया में फॉरेन कंट्रीब्यूशन को अगर आपने एक्सेप्ट करना है या फिर आपको डिफरेंट कामों में यूज़ करना है, तो हमारे इंडिया में क्या है, एक लॉ है, दैट इज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट FCRA 2020। तो अभी जो UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट है उसने कुछ कंसर्न अपने शो किए हैं इस पे। तो हम पढ़ लेते हैं क्या कंसर्न शो किया है। देखो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आई 2020 में आया था, इसको अमेंड हमने 2020 में किया है। इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकती है, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको डायरेक्ट कर सकते हैं, उनको गाइडलाइंस दे सकती हैं कि आप क्या कर सकते हैं। सपोज करो अगर मैंने आपको 100 रुपीज़ दे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 100 रुपीज़ एक्सेप्ट करें फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन के, लेकिन अगर उसमें से 40 रुपये उनके अनयूटिलाइज रह गए हैं, तो वो उसको एज सच किसी इरेलीवेंट काम में यूज़ नहीं कर सकती, उसको वो क्या करना पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, रिमेन जो पोर्शन है उसको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को। दूसरा क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए अगर आप फॉरेन फंड्स को जो यूज़ करते हो उस पर लिमिट लगा दी गई है। पहले 50% थी, अब इसको लिमिट को घटा के कितना करते हैं, 20%। मतलब कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ में आप सिर्फ 20% ही फॉरेन फंड को यूज़ कर सकते हो। तीसरा क्या है,
जो भी आप फॉरेन फंडिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करनी है तो वो आप सिर्फ एक ही अकाउंट में रिसीव कर सकते हो, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया हुआ है आपका FCRA अकाउंट। जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो FCRA अकाउंट है उसी में आप क्या कर सकते हो, फॉरेन फंडिंग को रिसीव कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या है, रिसेंटली क्या है, अब क्या है, UN हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स ने करा क्या है। देखो इन्होंने ये बोला है कि जो इंडिया का FCRA एक्ट है वो क्या करता है, उसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा ओवरब्रोड है, बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी है। इन्होंने उसको बोला कि इट इज़ वेगली वर्डेड एंड द ओवरब्रोड प्रोविजन, मतलब कि जो FCRA के अंदर जो प्रोविजंस हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत ज़्यादा बेकार हैं, जिस वजह से वो क्या करते हैं, जो NGOs या जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी जो फ्रीडम है उनको क्या करते हैं, कर्टेल करते हैं। तो ये आरोप किसने लगाया है, UN ह्यूमन राइट जो कमिश्नर है, मतलब कि ह्यूमन राइट्स का, उन्होंने आरोप लगाया है किस पे, इंडिया पे। ठीक है, तो अभी क्या है, अंडर किसके अंडर आरोप लगाया, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अंडर। ठीक है, इसने ये बोला है कि जो ICCPR है वो खुद ही अलाउ करता है कि अगर किस तरह की कुछ रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, वो खुद अलाउ करता है दिस टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम टू एसोसिएशन, कि स्टेट पार्टी को पहले प्रूव करना है द प्रिसाइज नेचर ऑफ द थ्रेट। UN ह्यूमन राइट कमेटी क्या करती है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल रिलेशंस राइट्स की, उसको क्या करती है, देखती है, मॉनिटर करती है, जिसमें इंडिया का पार्टी है। अब क्या, ऑफ कोर्स यार, अब कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा तो इंडिया भी अपनी क्रिटिसिज्म को क्या करेगा, काउंटर करेगा। तो इंडिया ने इस क्रिटिसिज्म को काउंटर करने के लिए ये बोला है कि पहली बात तो सुनो भाई, जो भी हम लॉज फ्रेम कर रहे हैं वो हमारा डोमेस्टिक अफेयर है, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। उन्हें बोला जो भी हम अपने लॉज फ्रेम करते हैं ये हमारी सोवरेनिटी है, ये हमारा खुद का राइट है, और अगर हम कुछ वायलेशन भी करें, चलो मान लिया आप बोल रहे हो कि हमने वायलेशन किया है या फिर उसकी एम्बिग्यूटी है, कॉम्प्लेक्स है उसके प्रोविजन, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसने यही बोला कि एंड वायलेशन ऑफ लॉ हाउएवर कैन नॉट बी कंडोन्ड अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट। तो आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि हमने ह्यूमन राइट्स को वायलेशन किया। जो FCRA 2010 में अडॉप्ट किया था, ये क्या करता है, जो भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन की जो एक्सेप्टेंस है, किस तरह से आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, इसको रेगुलेट करता है किसी भी द्वारा। अब FCRA को कोई भी रिसीव कर सकता है, कोई इंडिविजुअल भी, एसोसिएशन भी एंड कंपनी। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आई होगी। जो गाइस कभी कभी दिन क्या होते हैं, किसी किसी दिन में न्यूज़ बहुत ईजी होती हैं जो वो कम टाइम में ख़त्म हो जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जिनको मुझे पूरा डिटेल में आपको समझाना पड़ता है, तो उस दिन जो लेक्चर है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी प्रिस्क्राइब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द REITs एंड द इन्वेट्स इन द IFSC। देखो REITs क्या है, जो रियल एस्टेट इन वो इन्वेस्टमेंट, एक सेकेंड यार मैं देख लो यार। ठीक है, साथ में जो इन्वेस्ट क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, ठीक है, तो वो है। ठीक है, तो अभी क्या है, ये गाइस हमने काफ़ी बार पहले ही पढ़ा हुआ है कि IFSC क्या है, आई थिंक हमने परसों ही पढ़ा था। देखो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर सर्विस अथॉरिटी है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम क्या कर सके, जो गिफ्ट सिटी हमारी कहाँ पे, गांधीनगर में है, वहाँ पे हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज को डेवलप कर सके। अब क्या है, जो IFSC है उसने कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब किया है फॉर किसको, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को। ठीक है, REIT क्या है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और इन्वेट्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। देखो कभी कभी क्या हो ना, एकदम से दिमाग से निकल जाता है। ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब क्या, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है, इनको अगर आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट असेट्स में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको परमिटेड है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, IFSC इंडिया में भी कर सकते हो, या फिर IFSC की जो डिफरेंट फॉरेन ब्रांचेज है उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है। देखो गाइस, अगर आप दिल्ली में रहते हो या फिर देखो जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, तो उनको कौन करता है, वो जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होती हैं, ये क्या करती हैं, ओन करती हैं, ऑपरेट करती हैं, मैनेज करती हैं बिल्डिंग्स को, प्रॉपर्टीज़ को फॉर जनरेटिंग इनकम। उसी तरह जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, देखो एक तरह क्या है, सपोज करो इसमें क्या है, आपको इन्वेस्ट करना है, लाइक अगर इन्वेस्ट है उसको कोई, सपोज करो कोई रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, अब उसको पैसा चाहिए,
तो अब क्या है, आप क्या कर सकते हो, कोई इंडिविजुअल भी उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन आपको क्या पड़ेगा, उसका रिटर्न मिलेगा, ठीक है, आपको एज अ जैसे इंटरेस्ट होता है ना, आपको उसका रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्या है, इन्वेस्टमेंट स्कीम है, म्यूचुअल फंड की तरह होता है। इसमें क्या, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंस्टीट्यूशन भी क्या कर सकता है, इसमें इन्वेस्ट कर सकता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, और एज अ रिटर्न वो क्या कर सकता है, इनकम को, मतलब कि जो भी उसका रिटर्न आएगा उसे एज एन इनकम उसको अर्न कर सकता है, ठीक है। जो ये होती है, ये किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, SEBI। तो गाइज ये इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेते हैं, नहीं तो आपको MCQ, देखो आपको पता है UPSC का किस तरह का क्वेश्चन आता है, एक ना एक ऑप्शन आपको दे देगा कि इसको मैनेज कौन करता है, इसको रेगुलेट कौन करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिग्निफिकेंस इसका क्या है, देखो इसमें क्या है, दे इनेबल डेवलपर्स टू मोनेटाइज देयर रेवेन्यू जनरेटिंग रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स एंड रिलीज कैपिटल। न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए क्या है, कैपिटल को रिलीज करते हैं। इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है कि आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो इन दिस एसेट, मतलब कि जरूरी नहीं है कि आप उसको ओन करो, बस आप क्या कर सकते हो, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपको इन्वेस्टर को क्या करता है, एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा। जो ये टॉपिक है गाइस, ये भी GS3 इकोनॉमिक्स में जाएगा, बाकी जो ऊपर वाला था ये भी GS3 इकोनॉमिक्स में कवर होगा। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट ने अप्रूव किया एडॉप्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989। तो गाइस ये GS2 पॉलिटी सेक्शन में कवर होएगा, ठीक है। अभी क्या है, इससे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने अमेंड किया था जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज का एक्ट, ताकि हम क्या कर सके, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को सेटअप कर सकें एज अ न्यू गवर्नेंस यूनिट इन जम्मू कश्मीर। अभी क्या न्यू स्ट्रक्चर क्या है, देखो अभी क्या है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स क्या है, सेटअप किए हैं, जो रिप्लेस करेंगे किसको, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स को। पहले क्या होता था, इससे पहले क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स होती थी, जो किसके द्वारा हेड की जाती थी, वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा, जिसमें कुछ MPs भी होते थे, MLAs भी होते थे, या फिर MLCs। आपको पता है जम्मू कश्मीर में तो क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती थी, तो इन सब लोगों के द्वारा क्या कहते थे, हेड किया जाता था एज अ मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर, एज इज द मेंबर सेक्रेटरी, ठीक है। लेकिन अब उसको रिप्लेस करके क्या बना दिया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। अभी के जो न्यू स्ट्रक्चर है, इसमें क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होगी, साथ में क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, 243 आर्टिकल Z में आता है। इसके अलावा क्या आएगा, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होगी, इसके अंदर क्या होगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट, जो जम्मू कश्मीर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इसके अंडर मेंबर होंगे, और इसको हेड कौन करेगा, चेयरमैन होगा, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की में से ही एक होगा। अब क्या होगा, जो इसका टर्म होगा वो 5 साल को होएगा। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होगी, ये क्या करेगी, एंटायर डिस्ट्रिक्ट की जुरिस्डिक्शन इसके अंदर होगी, एक्सक्लूडिंग दोस एरियाज, बस उन एरियाज को छोड़ के जिनको म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डेजिग्नेट किया गया। फंक्शन क्या होएगा इसका, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, देखो ये क्या करेगा, जो हल्का पंचायत है, जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है, उनके फंक्शन को करेगा, मॉनिटर करेगा। देखो हल्का पंचायत भी एक तरह का विलेज पंचायत है, या फिर जो विलेजेस एक ही लाइन में लगते हैं ना, एक ही साथ लगते हैं, उन सब अगर ग्रुप ऑफ विलेजेस को फिर हम क्या बोल सकते हैं, हल्का पंचायत बोल सकते हैं, ठीक है। इनको मॉनिटर करेगा, जिनको सेटअप किया अंडर द 1989 एक्ट। जो इसके फंक्शंस है उनको एम्पलीफाई किया है, मतलब कि इसमें क्या है, वो प्लानिंग प्रोसेस कर से, मतलब प्लानिंग भी कर सकते हैं। जो इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो क्या कर सकते हैं, प्लानिंग भी कर सकते हैं। इससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड होता था, वो क्या करता था, इज एट द सेंटर ऑफ प्लानिंग एंड द डेवलपमेंट। हर इसमें क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट पे क्या होएगा, एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होएगी, जो क्या करेगी, अपने डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट प्रोग्राम को क्या करेगी, गाइड करेगी, उनको फॉर्मुलेट करेगी, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। इंडिया अपोजेस बाइंडिंग कमिटमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस अंडर द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। गाइस अगेन ये जो न्यूज़ है GS3 इकोनॉमिक्स में कवर होगी। तो गाइस आपको पता होना चाहिए ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट क्या होता है। देखो गाइस ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट में ये होता है, जैसे क्या होता है, हम कंट्रीज हैं, इतनी सारी कंट्रीज हैं, सब ट्रेड करती हैं, तो कुछ ट्रेड बैरियर्स होते हैं। उन ट्रेड बैरियर्स को एड्रेस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए क्या कुछ एग्रीमेंट होता है, ताकि जो ट्रेड है वो स्मूथ मैनर में बना रहे, ठीक है। तो अभी क्या है, US, ब्राज़ील एंड कोलंबिया ने WTO को सजेस्ट किया कि हमें कुछ बाइंडिंग कमिटमेंट्स लेने चाहिए, हर एक मेंबर पे क्या है, कुछ बाइंडिंग कमिटमेंट्स लगाने चाहिए, ताकि क्या है, हर एक जो मेंबर है वो इजीली इंप्लीमेंट करे जो प्रोविजन है किसके, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, ठीक है। समझ में आया नहीं, कोई बात नहीं। US, ब्राज़ील, कोलंबिया, उन्होंने ये बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, ताकि हर मेंबर उस प्रोविजंस को फॉलो करे ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, हर मेंबर पे एक बाइंडिंग कमिटमेंट लगानी चाहिए। इसमें क्या है, इंडिया ने क्या किया, अपोज किया। इंडिया ने बोला भी, एक तो पहली बात कोविड चल रहा है, कोविड के चलते चलते हम किसी बाइंडिंग कमिटमेंट को अपोज करेंगे, लेकिन इंडिया ने ऑलरेडी क्या है, जो TFA, जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के 73% कमिटमेंट्स को ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है। अब हम पढ़ लेते हैं ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट क्या है। देखो जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है, सबसे पहले कब आया था, WTO की बाली मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी 2013 में, तब इस पे बातचीत की गई थी, और इसको फोर्सेबल कब लाया था, 2017 में।
आपको पता है WTO 1995 में स्टेब्लिश हुआ था। इससे पहले क्या होता था, गैट होता था, लेकिन वो एक जस्ट एन एग्रीमेंट होता था जो कि 1945 में था, लेकिन एज अ फुल फ्लैश बॉडी 1995 में बना है। पहली मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ था आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO। एग्रीमेंट का एम यही था कि हम क्या कर सके, जो ट्रेड कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सके, स्पेशली फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड द डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि आपको पता है ये लोग क्या ज़्यादा सफ़र करते हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो इसमें क्या जो ट्रेड कॉस्ट है उसको घटाई गई, नियर अबाउट 14% फॉर द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड द 13% फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि क्या है ईजिली जो ट्रेड हो सके अक्रॉस द बॉर्डर। इंडिया ने जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है उसको 2016 में क्या कर दिया था, रेटिफाई कर दिया था। प्रोविजंस क्या है इसके अंदर, देखो सबसे पहले इसमें यही है, इजीली क्या कर सकते हैं, जो कस्टम्स होते हैं या जो अप्रोप्रिएट अलग अलग अथॉरिटीज़ होती हैं वो इफेक्टिव मैनर में क्या कर सके, कोऑपरेट कर सके, ताकि ट्रेड क्या है बना रहे, उसमें कुछ मतलब कि बैरियर्स ना आए। इसके बाद क्या है, गुड्स को इजीली क्या है, गुड्स इजीली मूवमेंट कर सके क्रॉस बॉर्डर, उनको रिलीज कर सके, क्लियरेंस मिल सके, इंक्लूडिंग गुड्स इन ट्रांजिट। इसके अलावा क्या है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। पूरे देश के आम नागरिक उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। तो गाइस आई थिंक हम भी ये ना न्यूज़ काफ़ी बार पढ़ते रहते हैं, है ना, मतलब कि एक हफ्ते में तो एक बार पढ़ ही लेते होंगे, है ना। रिसेंटली क्या है, इस स्कीम को 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। इसका काम यही था कि हमें क्या करना है, जो अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स होते हैं, जो अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, एयर कनेक्टिविटी, रीजनल एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें, ताकि हम जो एयरलाइन ऑपरेशन है उनको अफोर्डेबल बना सकें। अब इसको बनाने के लिए क्या कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, वो कुछ कंसेशन दे रहे हैं और अपने आप से क्या है, सो विएबल गैप फंडिंग सपोर्ट हो गया। विजय फंडिंग सपोर्ट में क्या है, 40% जो मनी है वो कौन करेगी, मतलब कि गवर्नमेंट खुद क्या करेगी, भुगतेगी, ठीक है। इसमें हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे अनसर्व्ड या जो अंडर सर्व्ड जो एयरपोर्ट्स हैं उनको, ताकि हम उन एयरपोर्ट्स को क्या कर सके, रिवाइव कर सके। ये की कंपोनेंट है किसका, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 का। बाकी इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। नाम से समझ में आ रहा होगा और आपको पता भी होगा। रिसेंटली क्या मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसमें हम क्या करेंगे, इस स्कीम के अंडर, इस योजना के अंडर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम जियो टैग करेंगे, ताकि उनकी प्रोग्रेस या फिर उस प्रोजेक्ट्स में क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उनको ट्रैक कर सकें। अब ये जो ऐप है वो किसके द्वारा डेवलप की गई है, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिव, अंडर किसके, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो इसका एम क्या है, ये आपको समझ में आई होगा, नाम से सिंचाई। इसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, इरिगेशन की कवरेज को एक्सटेंड कर सकें, वाटर यूज एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकें इन अ फोकस मैनर विद एंड टू एंड सॉल्यूशन ऑन सोर्स क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। इसके अलावा क्या है, साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू ऑर्गन इन द थ्रोट। ठीक है, अभी साइंटिस्ट ने क्या आपकी बॉडी में एक नया ऑर्गन डिस्कवर किया, कहाँ पे, थ्रोट में। ठीक है, जो ये न्यू ऑर्गन वो डिस्कवर किया है वो हमारा सिलेवरी ग्लैंड का एक पार्ट है, जो कहाँ पे, आपका जो थ्रोट होता है, गला होता है, उसके अपर पार्ट में, डीप में है। इसका जो लेंथ है वो 1.5 इंचेस या तो 3.9 सेंटीमीटर है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ओवर अ पीस ऑफ कार्टिलेज, जिसे इसका नाम क्या है, टोरस ट्यूबरस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक हमें ये लगता था जो बिहाइंड द रीजन, जो रीजन होता है दैट इज द नेजोफेरिंक्स रीजन, वहाँ पे कुछ मतलब कि कुछ होस्ट नहीं है, मतलब कि वहाँ पे बस माइक्रोस्कोपिक डिफ्यूज सिलेवरी ग्लैंड है। लेकिन अभी क्या है, इसको ढूंढ लिया जिसका नाम है टोरस ट्यूबेरियस। डिस्कवरी कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या, कोविड ऐप। तो कई कोविड ऐप क्या है, जिससे आप RT-PCR के थ्रू क्या है, ये आप डायग्नोज करते हो आपको कोविड है या नहीं। तो कोविड ऐप की क्या है, एक डायग्नोस इक्विपमेंट ही है। अभी क्या ICMR ने क्या कर दिया, इस कोविड ऐप को सर्टिफाई कर दिया। ये कोविड-19 की डायग्नोस्टिक मशीन है, IIT खड़गपुर के द्वारा डेवलप की गई। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, IIT खड़गपुर के द्वारा डेवलप की गई है। इसमें क्या है, RT-PCR मशीन। देखो जो RT-PCR मशीन होती है, पहली बात उसकी कॉस्ट बहुत होती है, 25 लाख इसकी कॉस्ट होती है। और इसको ऑपरेट भी वो कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है। इसको ऑपरेट कौन करता है, कोई मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होता है। जबकि जो कोविड ऐप मशीन है, इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, 5000 है। और इसकी जो टेस्ट की जो कीमत है वो नियरली ओनली 500 होगी। जो कोविड ऐप मेथड है उसमें एज अ कोई ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, लिक्विड इक्विपमेंट चाहिए। और रूरल एरियाज में भी कोई भी इसको ईजिली यूज़ कर सकता है विद लिमिटेड फैसिलिटीज। INS कवर आती है, देखो इंडियन नेवल शिप कवर आती है। देखो हमने क्या, देखो एक ना नेवी का प्रोजेक्ट है 28। ठीक है, जो प्रोजेक्ट 28 था ये 2003 में अप्रूव हुआ था। इसके अंदर क्या है, 4 एंटी सबमरीन वारफेयर शिप्स हैं। तो पहली जो 3 वारफेयर शिप्स हैं वो ऑलरेडी क्या है, इसमें क्या कर चुकी थी, हमने मतलब कि एम्प्लॉय कर चुके थे, डिप्लॉय कर चुके थे। पहली थोड़ी वो INS कमोरता थी, जो 2014 में कमीशन करी थी, 2016 में कदमत करी थी, 2017 में किल्तन करी थी। तो अभी जो लास्ट जो 4th शिप है उसे भी हमने क्या कर दिया है, कमीशन कर दिया, किसमें,
में नेवी का प्रोजेक्ट 28 में, जिसका नाम क्या है कवरत्ती। इसमें क्या है, कवरत्ती में 90% इंडिजीनियस कंटेंट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब कि हमारा इंडिया का जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल वो कितना है, 90% कंटेंट है। और इसने कार्बन कंपोजिट को यूज़ किया फॉर इट्स सुपर स्ट्रक्चर। इसको इंडिजीनियसली डिज़ाइन किया है किसके द्वारा, डायरेक्टर ऑफ नेवल डिज़ाइन। और बिल्ड किसके द्वारा किए गए, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड द इंजीनियर, जो कि कोलकाता के हैं। ठीक है। 77th एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। सुभाष चंद्र बोस आपको पता ही, उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया था सिंगापुर में। ही वॉज द लीडर ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। ऑल्सो ये क्या थे, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। ठीक है। आपको पता ही है जो हमारी हिंद मतलब कि आज़ाद हिंद गवर्नमेंट थी, उसने कितना अपना रोल निभाया इन द फ्रीडम मूवमेंट, जो कि ओरिजिनेट हुई थी इन द 1940 आउटसाइड द इंडिया। इसका पर्पस यही था ताकि हम ब्रिटिश से क्या अपने इंडिया को फ्री कर सकें। एग्जिस्टेंस ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट गिव अ ग्रेटर लेजिटिमेसी ने प्रोवाइड करी थी टू द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लास्ट न्यूज आज की नाचका लाइन्स। देखो गाइस, नाचका लाइन्स है क्या, देखो नाचका लाइन्स क्या है, ग्रुप ऑफ जियोग्लिफ्स। जियोग्लिफ्स देखो, जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्लिफ्स का मतलब क्या, डिजाइन। अर्थ पे कुछ डिजाइन बने हुए हैं। देखो ये लार्ज डिजाइन है जो कि ग्राउंड पे बने हुए हैं, किसके द्वारा, मतलब कि जो स्टोन्स, ग्रेवल, डर्ट या लंबर, इन एलिमेंट्स के द्वारा क्या है, अर्थ पे कुछ क्या डिजाइनिंग बनी हुई है। अब ये जो डिजाइनिंग है वो जियोमेट्रिक शेप्स में होता है, जैसे ट्रायंगल की शेप में भी हो सकता है, ट्रेपेजॉइड की शेप में भी, स्पाइरल की शेप में भी हो सकती है, या फिर जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कुछ डिफरेंट शेप्स हैं उनकी शेप में भी हो सकती हैं। लाइन्स को पहली बार कब पाया गया है, पेरू के रीजन में पाया गया था, जो कि 2000 माइल साउथ ईस्ट में लाई करता लीमा के नियर द मॉडर्न टाउन ऑफ नास्का। लाइन्स को पहली बार डिस्कवर किया था 1927 में, और इसे डिक्लेयर किया एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को इन द 1994। तो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन कंप्लीट होती है। पसंद आए तो लाइक करना, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।